नमस्कार, डिजाना विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। करतारपुर साहिब ये पाकिस्तान में स्थित एक गुरुद्वारा है, लेकिन पूरी दुनिया में जहां भी सिख रहते हैं उनके लिए ये गुरुद्वारा सिर्फ गुरुद्वारा नहीं है। उनके लिए ये गुरुद्वारा अपने आराध्य गुरु नानक देव का स्थान है। करतारपुर साहिब में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहब 18 साल तक रहे। खेती करते थे, किसानी करते थे। वही उन्हें अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ, वाणी का अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ, धर्म का उपदेश का अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ, जप और कीर्तन का अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए प्रत्येक सिख के लिए करतारपुर साहिब उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ननकाना साहिब है, जहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ। और भारत के सिख नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सिख इस बात के लिए प्रयास करते रहे कि पंजाब से करतारपुर साहिब तक एक सुपर कॉरिडोर बनना चाहिए। और तब से लेकर ये सवाल हमेशा से उठता रहा कि जब देश का विभाजन हुआ 1947 में, तो जो करतारपुर साहिब गुरदासपुर से मात्र 2.5 मील यानी 3.5 किलोमीटर दूर है, वो आखिर पाकिस्तान में कैसे चला गया? क्या उस वक्त जो लोग सत्ता में थे, जो हुक्मरान थे, जो फैसले लाने वाले लोग थे, क्या उन्होंने पंजाब के गुरदासपुर से ज़्यादा महत्व, ज़्यादा इम्पोर्टेंस पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को बजाने को दिया? या जो मैकमोहन लाइन थी जिससे विभाजन तय होना था वो ठीक से नहीं बन पाया? या उस वक्त गांधी और नेहरू से विभाजन को लेकर कोई गलती हो गई जो सिखों के इतने महत्वपूर्ण स्थान को पाकिस्तान में जाने दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में ये सवाल भी खड़ा किया। उन्होंने कहा आखिर ये पूछा जाना चाहिए कि गुरदासपुर से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर, 3.5 किलोमीटर दूर करतारपुर साहिब पाकिस्तान कैसा चला गया? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका दोषी कौन है? अब जब सुपर कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, इमरान खान ने दरियादिली दिखाई है, पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाया है, तो भारत ने भी इसमें सहयोग किया है। और बरसों बाद सिखों की यह महत्वपूर्ण मांग पूरी होने जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से आए हुए डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गिल। डॉक्टर गिल गुरदासपुर के रहने वाले हैं, जहां से 3.5 किलोमीटर दूर करतारपुर साहिब है। डॉक्टर गिल खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं और ग्वालियर की LNCP से उन्होंने स्पोर्ट्स में PhD किया है, MPhil किया है, अपना MA किया है। इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जिम्नास्ट के चैंपियन रहे। आज भले ही डॉक्टर गिल का शरीर कदकाठी ऐसा न लगता हो, लेकिन एक ज़माने में बहुत ही लचकदार जिम्नास्ट हुआ करते थे और भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। स्पोर्ट्स टीचर रहने के दौरान उन्होंने अनेक जिम्नास्ट तैयार किए हैं। 2003 में डॉक्टर गिल अमेरिका चले गए, उसके बाद अमेरिका के नागरिक बन गए और वहाँ एक फोरम है, डायरेक्टर 6 ऑफ अमेरिका, वो 6 ऑफ अमेरिका संस्था के डायरेक्टर्स हैं जो पूरे देश भर के सिखों के इश्यूज़ पर काम करती है, उनके हित में काम करती है। डॉक्टर गिल, आपका बहुत स्वागत है इंदौर में, मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा डिजाना समूह में। श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा लगा डिजाना TV के ऊपर आने का। और मैं हर्ष से ये कहना चाहता हूँ कि डिजाना TV जो है, जो इंदौर में स्थित है, और इंदौर के लोगों को ही नहीं पूरे भारत के लोगों को ये वो मुद्दे प्रचारित करा रहा है जो उनके हित में हैं। और आपने जो आज मुद्दा लिया है करतारपुर कॉरिडोर, ये डेरा बाबा नानक से कोई 2.5 मील दूर है और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है वहाँ जाने के लिए। और अमेरिका से मैं 3 दिन का दौरा जो है वो मैं डॉक्टर गिल आपसे यही पूछना चाह रहा था, जो मेरा पहला सवाल था कि जब 2.5 मील दूर है तो ये भारत में क्यों नहीं रह पाया? क्या कॉन्स्पिरेसी हुई, क्या षड्यंत्र हुआ कि ये पाकिस्तान चला गया? ऐसा कैसा बंटवारा कि इतना महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान सिखों का वो पाकिस्तान चला जाए और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री, हमारे उस समय के राष्ट्रपिता, हमारे उस समय के जो नेतागण थे कांग्रेस के, वो कुछ ना कर पाए? एक्चुअली जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ है, उस टाइम सिखों को
जो है वो अपना अलग खिता मिलना था। लेकिन बात ऐसे है कि जिन्ना साहब ने सिख लीडर जो थे उनको कहा था कि आप रुकिए और हम आपको जो है पंजाब पूरा जो है आपको देंगे और इसके साथ और भी इलाके देंगे। पंजाब पूरा नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब भी पंजाब दे जो है वो इधर आ जाना था, क्योंकि हमारे 9 गुरु जो है वो पाकिस्तान में ही जन्मे हैं और उधर ही उनके गुरुद्वारे हैं। और नेहरू जी ने उनको फुसला लिया और उनको वो दिल्ली ले आए और उनको उस समय आपके नेता कौन थे? उस टाइम नेता तो हमारे कई थे, लेकिन मेन जो आदमी थे मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह थे। और मास्टर तारा सिंह जो उस को समय गृह नीति बने, ढिल्लो, गुरु नानक, वो गुरुदेव सिंह ढिल्लो जो गृह मंत्री थे उस समय। नहीं, गुरुदेव सिंह ढिल्लो नहीं थे, बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह और तारा सिंह को दोनों को नेहरू ने बनवा लिया और दिल्ली ले गए और इनको एक को होम मिनिस्टर बना दिया और एक को जो SGPC खिता है जिसके अंडर गुरुद्वारे आते हैं उनका इंचार्ज बना दिया। और ये इस बात में उनके झांसे में आ गए और उन्होंने मांग रखी। पंजाब का मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री किसको बना दिया उन्होंने? पंजाब का मुख्य आई थिंक सच्चर साहब थे, उनको बना दिया। तो ये जो आपके सिखों के उस समय के बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो इस बात को उठा नहीं पाए नेहरू जी के सामने? एक्चुअली बात तो सिखों को उठानी चाहिए थी, लेकिन सिख जो है वो ओहदों में सिमट कर रह गए और इसलिए जैसे नेहरू ने कहा और वैसे करते गए और उन्होंने ये मांग उठाई नहीं है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो आज भी हम अपनी अरदास में ये कहते हैं कि जिन गुरु घरों को सिखों से बिछड़ा उनके खुले दर्शन दीदारे किए जाएं और उसका ये करिश्मा हुआ है। क्या आप मानते हैं कि करतारपुर साहब पाकिस्तान जाने के लिए कहीं ना कहीं नेहरू जी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, नेहरू जी और महात्मा गांधी ये दोनों जिम्मेवार हैं। ये उस टाइम ये बंगाल का खिता ना लेते और ये जो मतलब क्षेत्र, इलाका, वो इलाका जो है ले सकते थे, जो कि बंगाल का मुर्शिदाबाद। हाँ, मुर्शिदाबाद जो है ये इन्होंने ले लिया और ये इलाका छोड़ दिया, क्योंकि सिखों का ये मक्का है और सिख जो है हमेशा ही अरदास करते हैं कि इन गुरुद्वारों के हमें दर्शन क्योंकि मुर्शिदाबाद में मुस्लिम ज़्यादा है, तो अगर वो पाकिस्तान चला जाता तो शायद कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था। ये बात सही है आपकी, लेकिन बात ये है सिख जो है उसी दिन से ये मांग रखते रहे हैं कि हमें करतारपुर जो है वो मिलना चाहिए और गुरु ने कृपा की और ये लांगा जो करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है सर, यस, ये अब बात शुरू हो गई है। इमरान खान के आने के बाद इसमें तेजी आई है। अब इसकी क्रेडिट लेने की होड़ है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि इमरान खान मेरा दोस्त है, हम क्रिकेट साथ में खेलते थे। मैंने कहा कि भाई मैं इसलिए उसकी शपथ ग्रहण समारोह में गया और सेरेमनी में गया कि हमारे लिए, मेरे को 2.5 करोड़ सिखों के लिए जो है वो खुलवाना था करतारपुर। और मोदी सरकार कहती है कि हमने 2 मंत्री भेजे, हरदीप पुरी साहब को भेजा और सिमरन कौर को भेजा, बादल साहब की बहू को, और हम प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार प्रयास कर रही है। उधर इमरान खान कहता है कि चूंकि वो पंजाब से ही है इमरान खान, तो वो भी चाहता है। एक आम सिख, आप तो सिखों की सबसे बड़ी संस्था जो है फोरम, उसका आप सिख फोरम जो है उसके आप मेंबर हैं, उसके डायरेक्टर हैं, आप सिख किसको मानते, क्रेडिट किसको है इसकी पूरे मामले में? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, करतारपुर कॉरिडोर पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही थी। उसमें हमने भी दोनों तरफ जाकर उसका सर्वे करवाया था और सर्वे करवाने, यानी आपकी फोरम सिख ऑफ अमेरिका ने, सिख अमेरिका और गुरु नानक सिख मिशन है एक कैलिफोर्निया में संस्था है, इन्होंने UNO के जॉन मैकडोनल्ड से उनको लेकर हमने दोनों तरफ का सर्वे करा, जिसके ऊपर $60,000 खर्च किया और वो 100 पेज की किताब बनाई और ये कैसे खुल सकता है और एक कॉरिडोर कैसे बन सकता है और उसके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है। उसमें हमने ये दिखाया था 17 मिलियन जो है डॉलर वो लगेगा, जो सिख संगत लगाएगी। लेकिन ये किताब जो है 17 मिलियन डॉलर, 17 मिलियन, 17 मिलियन जी, और ये अमेरिका की संगत लगाएगी। और ये हमने बुक जो है सारे MP पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के सारे MLA को दिया और 2016 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक मता पास करके सेंटर को भेज दिया कि ये कॉरिडोर खुलना चाहिए। उस समय बादल साहब मुख्यमंत्री, उस टाइम बादल साहब खुद ये मता जो है लेके आए थे। उसके बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान थे अवतार सिंह मक्कड़, उन्होंने मता डाला और वो भी सेंटर को भेजा।
तीसरा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मंजीत सिंह जी के थे, उन्होंने मता डाला और सेंटर को भेजा, लेकिन ये ठंडे बस्ते में रहा। लेकिन अंदर से अंदर ये जो है पर 2016 में तो बादल साहब मुख्यमंत्री थे और मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो जो अकाली दल और भाजपा एक है, गठबंधन है उनका, फिर ठंडे बस्ते में क्यों चला गया? ये बात ये है कि ये इसलिए खुलने नहीं देना चाहते थे कि ये जो करतारपुर कॉरिडोर है वो लाहौर की तरफ से वीज़ा लेके जाएं और वहाँ जाएं, और ये नहीं चाहते थे भी 2 बॉर्डर खुल जाएं। लेकिन गुरु नानक साहब जो है वो, मैं तो कहूँगा उनमें इतनी रूहानी शक्ति है कि उन्होंने ऐसे जहन में डाल दिया इमरान खान के कि जब नवजोत सिंह सिद्धू उनकी सौं चुक समागम में गए तो उन्होंने कहा भी हम करतार को कॉरिडोर खोलने जा रहे हैं। और जब उन्होंने 300 करोड़ रुपया रखा है, जिसके साथ जो पूरा करतारपुर साहब है उसकी सड़कें और पुल जो है बनने शुरू हो गया, और 30 सितंबर तक ये जो है पहला पड़ाव है पूरा हो जाएगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि भारत के नेताओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल इमरान खान ने निभाया? बिल्कुल निभाया, और उनकी आर्मी ने निभाया, क्योंकि ISI जो है वो भी इसमें बाधा था, ये करतारपुर कॉरिडोर खुलने ही नहीं चाहता। लेकिन इमरान खान और बाजवा साहब जो आर्मी चीफ है, ये दोनों ने मिलकर जो है ये करतारपुर कॉरिडोर, ये 6 ऑफ अमेरिका का बड़ा स्टेटमेंट है कि आप ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार से बड़ा काम, बड़ा दरियादिली जो दिखाई है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिखाई, पाकिस्तान ने दिखाई है। और जब उन्होंने ऐलान कर दिया तो इन्होंने उसका क्रेडिट लेना चाहिए। तो फिर मोदी साहब ने जो है उनके नींव पत्थर रखने से पहले जो है हिंदुस्तान ने के वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने नींव पत्थर रख दिया। मतलब भारत के नेता केवल क्रेडिट लेने की लड़ाई लड़ते रहे, असली काम इमरान खान ने किया। बिल्कुल असली उन्होंने किया है, लेकिन उनके ऐलान के बाद जो पहलकदमी है नींव पत्थर रखने की और 106 करोड़ जो है ऐलान करना, वो मोदी साहब ने करके है वो दिल जीत लिया। मोदी साहब ने भी 106 करोड़ रुपए 106 करोड़ रुपया रखा, जिसमें डेरा बाबा नानक के बाहरले तरफ जो है वो रिंग रोड बन रही है। लगता है कि आपको लगता है कि मोदी साहब ने सरदारों को दिल जीत लिया है? हाँ बिल्कुल लगता है, क्योंकि जे एक तरफ ताड़ी बजती तो वो काम होना नहीं था। अब दोनों सरकारों जड़ी है एग्री कर गई है ये करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए। तो मैं तो यहाँ ये कहूँगा इससे 3 चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। एक तो जो है लोग जो है नानक नाम लेवा संगता वो जाएंगी, उधर दर्शन करेंगी। दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट वो मिलेगी लोगों को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, होटल इंडस्ट्री है, ये उधर जाएगी, टूरिज्म है। हाँ, तीसरा है इकोनॉमिक हालत जो है पाकिस्तान की बढ़ेगी और हिंदुस्तान की बढ़ेगी, और रिश्ते जो है वो मजबूत होगा, शांति का पैगाम जो है वो जाएगा। पर डॉक्टर गिल, आपको नहीं लगता कि जिस तरह की पाकिस्तान की आदत है, फितरत है, वो पीठ पीछे बार करता है? उड़ी में उसने हमला किया, उसने गुरदासपुर में हमला किया बेस कैंप में, वो पीठ पीछे बार करता है, सीमा पार में घुसपैठ कराता है। तो कहीं उसकी, चूंकि आप कह रहे हैं कि बाजवा साहब इसमें शामिल है, आर्मी चीफ, ISI इसमें शामिल है, तो कहीं उन लोगों की एक बदनीयती तो नहीं है? मैं एक आशंका जता रहा हूँ, मैं अपनी एक शंका आपके सामने रख रहा हूँ कि ये कॉरिडोर खोल दिया जाए और दर्शनार्थियों के बहाने आतंकवादियों को भारत में भेजा जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं। कॉरिडोर का मतलब ये है कि जो गुरुद्वारा है करतारपुर साहब, उसको पूरा कॉरिडोर किया जाएगा। एक रास्ते से जाएंगे और दूसरे रास्ते से वापस आएंगे। सर मिलिटेंट भी तो आ सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ ये है दर्शन करने के लिए जाएंगे। जितने लोग जाएंगे उनकी गिनती होगी, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उनका ID बनेंगे और जाकर वो उनको वैसे ही वापस भेजेंगे। और ये बात तो है, ओपन सीमा तो है नहीं, दोनों तरफ जो है बॉर्डर पे इमिग्रेशन ऑफिस होगा, सिक्योरिटी ऑफिसेज होंगे, और पूरा जो है छानबीन करके उधर भेजेंगे और छानबीन करके ही वापस लेंगे। आप पाकिस्तान गए थे अभी आपने पाकिस्तान का दौरा किया, करतारपुर साहब का दौरा किया, नानकाना साहब का दौरा किया, और इस विषय में आपने चर्चाएं वहाँ के पाकिस्तान के लीडर्स से भी आपकी हुई होंगी। कैसा आपको माहौल लगता है पाकिस्तानियों का सरदारों के प्रति, सिखों के प्रति, भारतीयों के प्रति खासकर? शास्त्री जी, मैं पहली बार पाकिस्तान गया हूँ और मेरे मन में बहुत खौफ था कि पाकिस्तान में रोज़ कहीं बम धमाके होते या कहीं सीमा में होता। लेकिन मैं जब वहाँ गया और लोगों का प्यार देखा और लोगों ने जो हमें हॉस्पिटलिटी दी, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम दर्शन करने गए वहाँ वहाँ मिले लोगों को, और ऐसे लगा कि ये हिंदुस्तान से भी बेहतर और डेवलप्ड कंट्री है।
और हमें सब कुछ भूल के है उन गुरुद्वारों के दर्शन करने जाना चाहिए। जो मुसलमान है उसके दिल और दिमाग में, एक आम मुसलमान है, आम पाकिस्तानी है, उसके दिल और दिमाग में अपने सिखों के लिए जो भारत से आ रहे हैं या देश भर से, दुनिया से आ रहे हैं, उनके लिए मोहब्बत है। बहुत मोहब्बत है। वो तो ऐसे है जे हम कहीं खाना खाते हैं तो वो पैसे नहीं लेते हैं और वो जफ्फी डाल के मिलते हैं और इतना प्यार देते हैं। जैसे हमने एक जगह एक बस में सफ़र किया कुछ किलोमीटर में, उन्होंने हमारे से पैसे ही नहीं लिए। ऐसे लगता है कि वो वहाँ का अवाम जो है वो चाहता है कि दोनों तरफ के बॉर्डर खुल जाएं, जैसे जर्मनी की दीवारें गिरी हैं, और हम एक जैसे हो जाएं और मोहब्बत प्यार बढ़े और हम वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन सकते हैं। जी मतलब आम पाकिस्तानी तो एक मेल मिलाप चाहता है, सौहार्द चाहता है, सद्भावना चाहता है, बिल्कुल चाहता है। लेकिन ये जो झगड़ा है, रोज 2-4-5 पाकिस्तानी हम मार रहे हैं बॉर्डर पे, वो हमारे अंदर घुस जाते हैं, हमारे सैनिकों की मुंडी काट के ले आते हैं, फिर हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। ये झगड़ा क्या सियासत, राजनीतिक, पॉलिटिकल झगड़ा है? बिल्कुल पॉलिटिकल है। और उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान जो है वो एरिया जो है बड़ा डिस्टर्ब है, और अफ़गानिस्तान में कोशिश नशे और अवैध हथियारों का बहुत बड़ा सौदा है, बहुत बहुत बड़ा, नशे का बहुत बड़ी खेती होती है, बड़ा, हाँ बहुत बड़ी खेती है। और वो लोग जब इधर पाकिस्तान में दाखिल होकर बॉर्डर में आते हैं तो वो मारे जाते या मार देते हैं, और उनको नाम जो है पाकिस्तान को दिया जाता है। इस वजह से जो है मीडिया जो है वो कहता है पाकिस्तान। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आतंकवादी बॉर्डर पे मारे जा रहे हैं वो अफगानी आतंकवादी हैं? अफगानी आतंकवादी। लेकिन वो बॉम्बे में हमला हुआ, वो लड़का जो ट्रेंड हुआ था, जो मारा गया, हम जिसको हमने फांसी दी, जो लड़का ट्रेंड हुआ था 18 साल का लड़का, वो पाकिस्तान का था, और पाकिस्तान से सब उसको कंट्रोल किया जा रहा था, उसको पाकिस्तान से उसको ऑर्डर दिए जा रहे थे, वो उन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। असल में बात ये है कि जो आर्मी की कोई खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में है, आईएसआई है, वो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कुछ आदमी ट्रेंड करती है, क्योंकि हर गवर्नमेंट जो है, चाहे भारत है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे कोई और कंट्री है, वो खुफिया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कुछ आदमी ट्रेंड करती है और उनको भेज देती है। जब वो एक्सपोज हो जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो उनको हम आईएसआई या आतंकवादी का नाम देते हैं, और वो उसके जो हिसाब से जो है कंट्री डिस्टर्ब होती है और वो कंट्री बदनाम होती है। मतलब पाकिस्तान की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी आईएसआई, और पाकिस्तान की आर्मी है, वो नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के बीच में प्यार बढ़े, एकता बढ़े। बिल्कुल सही बात है। आईएसआई ये चाहती नहीं है कि ये रास्ता भी खुले, लेकिन बात ऐसे है कि अब आर्मी ने और सरकार ने फैसला लिया है और उस फैसले को उनको मानना पड़ेगा। आर्मी शरफ हो, चाहे वो जियाउल हक हो, ये लोग भी भारत से झगड़ा करते रहे, हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। परवेज मुशर्रफ ने कारगिल किया, जियाउल हक ने भी घुसपैठ जियाउल हक के ज़माने में शुरू हुई। ये सब आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर थे जिन्होंने लोकतंत्र को, जमहूरियत को पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तो क्या आर्मी सबसे बड़ी बाधा है, पाकिस्तान की आर्मी सबसे बड़ी बाधा है भारत और पाकिस्तान की दोस्ती के बीच? नहीं, आर्मी नहीं, मैं आईएसआई कहूँगा जो इसकी सुपर सर, आईएसआई भी आर्मी के अंडर में काम करती है? नहीं, आर्मी आईएसआई के अंडर काम करती है। आईएसआई पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई के अंडर में है? हाँ, अंडर में है। और वो लोग जो है मेन इशू जो है उनका है कश्मीर, और कश्मीर के लिए वो चाहते हैं कि ये कश्मीर हमें मिल जाए, और आज़ाद कश्मीर इनके पास है, दूसरा कश्मीर हमारे पास है। जेकर ये कश्मीर का मुद्दा हल हो जाए बातचीत से, तो मैं कहूँगा कि ये कंट्री आपको लगता है कश्मीर का मुद्दा बातचीत से हल हो सकता है? बात ये तो दोनों कंट्री बैठें, एक दूसरे की बातें सुने और सीमा फिक्स करें, और ये सीमा तो फिक्स हो चुकी है। अब तो सवाल ये कि अपनी अपनी सीमा में रही है। सीमा फिक्स नहीं हुई। बात ये है जो कश्मीर काबिज है, पाकिस्तान वो छोड़ना नहीं चाहता, ना हिंदुस्तान ने उसको छुड़वाने के लिए कोई प्रयास किया है, और वो उसके ऊपर काबिज है और उसको उन्होंने आज़ाद। वो एक ज़माने में हम कब्जा कर ले, 93,000 सैनिकों को बंधक बना लिया था, हथियार डलवा लिए, तो उसमें परवेज मुशर्रफ भी शामिल थे। राइट। और वो बाद में ये हुआ कि नेहरू जी फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में, नेहरू जी ने बड़ा दिल दिखाया और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है वो कश्मीर, हमने जीता हुआ कश्मीर उनको वापस कर दिया, वरना हमारी तो सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी। बात ये है ना, इन्होंने उस टाइम ताशकंद का मुद्दा जो है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ये जो पॉलिटिकल लीडर है,
ये बातों में आके और दूसरी कंट्री के प्रेशर में आके फ़ौजें वापस कर दी और ये फैसला ले गए जो जिसके पास जो ज़मीन है वो रखे, इसलिए वो शास्त्री जी वहाँ पे चूक गए, पहले हाँ, नेहरू जी चूके, फिर शास्त्री जी चूक गए। तो इसलिए जो है वो जो उनके कब्जे में है वो नहीं छोड़ रहे, जो हमारे हमारे पास है हम चाहते हैं वो हम काबिज कर लें, इसीलिए इस कशम जो सर आप पाकिस्तान गए, अब आप कहते हैं कि वहाँ बड़ा प्रेम करते हैं वो हमसे, गले मिलते हैं, झप्पी डालते हैं, किराया नहीं लेते हैं, खाने के पैसे नहीं लेते, लेकिन आपको याद, आप तो पाकिस्तान से 1947 में विभाजन के बाद भारत आए, जो खून खराबा हुआ, लाखों सिख मारे गए, सिखों की लाशों से भरी हुई ट्रेनें भारत में आई, वो पुराने जख्म जो हैं सिखों ने जो दिल में छुपा रखे, वो जख्म पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में देखते तो हरे नहीं हो जाते। बिल्कुल है जो थे, क्योंकि जो उधर सिख लोग हमारे रह गए या जहाँ हिंदू लोग रह गए जो मुसलमान बन गए हैं, उनकी कास्टें वही है, बाजवा गिल सिद्धू सब कास्टें उधर है, लेकिन उनके मन में वो प्यार, वो धरती का जो रुतबा है वो अंदर उनके समोया हुआ है, और वो सोचते हैं ये हमारे लोग हैं जो उधर चले गए हैं और ये इधर है, इनको पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और वो रिस्पेक्ट देते पर हैं। वो मुसलमान बन गए, अब मुसलमान बन गए, लेकिन उनका मन जो है वो पूरा भरा हुआ होता है और हर्षोल्लास से वो मिलते हैं। पर आप लोगों को वो बात भी तो याद आती होगी जो 1947 में जैसा पाकिस्तान में आपके साथ व्यवहार हुआ। बात ये उस टाइम दोनों तरफी हुआ है, क्योंकि ये उन जगहों पे ऐसा वाक़या हुआ जहाँ कुछ शरारती लोग जो है जिन्होंने प्रॉपर्टी और लूट मार किया है, और उस वजह से ये काटावाडी हुई है। वरना मैं तो यूँ कहूँगा कि जो भी मुद्दा है ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिशियन जो है वो फैसला नहीं होने देते, अवाम को मिले, और अवाम नहीं चाहता कोई झगड़ा होए या कोई लड़ाई होए जहाँ हम किसी को कुछ छीन लें, वो तो प्यार मोहब्बत शांति का प्रयास करते सर हैं। आपने पाकिस्तान के गुरुद्वारे देखे हैं, जो आपके 9 गुरु हैं वो पाकिस्तान में जन्मे हैं, वहाँ पले बड़े हैं, वहाँ से उन्होंने उपदेश दिए हैं, उन गुरुद्वारों की क्या हालत है? आप जाते हैं पाकिस्तान में तो आपको लगता है कि ये अगर ये गुरुद्वारे भारत में होते तो शायद और ज़्यादा भव्य होते, और ज़्यादा देखभाल अच्छी होती। मैं बिल्कुल शास्त्री जी आपसे सहमत हूँ, जो हमारे उधर गुरुद्वारे हैं उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी पैसा उधर गुरुद्वारों में लोग चढ़ाते हैं या उनकी ज़मीनों को आता है, वो वहाँ एक औकाफ बोर्ड बना हुआ है, वो पैसा बोर्ड के पास जाता है, और बोर्ड ने जो है अपने एम्प्लाई रखे हुए हैं, और वो एम्प्लाई मुसलमान एम्प्लाई हैं और वो ही टेक केयर करते हैं। लेकिन हमने कोशिश की थी, इसलिए उधर एक प्रबंधक कमेटी बन गई है, लेकिन वो प्रबंधक कमेटी भी इनके नीचे काम कर रही है, औकाफ बोर्ड के अंडर काम कर रही है, लेकिन जहाँ जहाँ उनको कोई चाहिए वो पैसा मांगती हैं। लेकिन अब हमारे जो हिस्टोरिकल गुरुद्वारे उनकी हालत सुधर रही है, कुछ सेवा जो बाहर के लोग ले रहे हैं, जो कुछ कारसे वाले ले रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे ऐसे गुरुद्वारे हैं जिनकी हालत बहुत खस्ता है, और उन गुरुद्वारों की जो सेवा बाहर वाले सिख ले लें। तो सर आप जो संस्था चलाते हैं सिक्स ऑफ अमेरिका, जिसके आप डायरेक्टर हैं, ये संस्था पाकिस्तान के गुरुद्वारों का पुनरुद्धार, रिनोवेशन, जीर्णोद्धार क्यों नहीं करती? ऐसे बात कि ये संस्था सिर्फ 5 साल पुरानी है, इसने पहले सबसे पहले जो सिखों के मसले जो है वो उठाए हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, और उसमें अराइवल वीज़ा था पाकिस्तान से लेना, करतारपुर कॉरिडोर खुलवाना था, और मोदी से हमने ब्लैक लिस्ट जो है वो डिफ्यूज़ कराई, और इनके दोहरी सिटीजन दिलाने के लिए ऐसे मुद्दे जो है वो हमने हल किए। लेकिन अब हम सिक्स ऑफ अमेरिका के राहीं वहाँ एक सराह बनाएंगे, जो लोग बाहर से वहाँ जाएंगे और वो वहाँ फ्री रह सके, ऐसा प्रयास हमने किया। और औकाफ बोर्ड को हमने रिक्वेस्ट भी दी है कि हमें 2-4 एकड़ ज़मीन दो जहाँ हम होटल उसारी करें, और जहाँ वो जो दर्शन करने जाएं श्रद्धालु वो वहाँ रह सकें। सर एक इशूज़ 1980 के दशक में उठा, खालिस्तान का मुद्दा। खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, उस खालिस्तान मुद्दे के अंदर ही इंदिरा गांधी की जान गई, पंजाब में बहुत सारे नौजवान मारे गए, बहुत सारे नेता मारे गए, और बहुत सारा बेअंत सिंह मारे गए, और बड़ा आतंकवाद का एक पूरा दशक पंजाब ने देखा, पंजाब पिछड़ गया। क्या आज भी कई बार हम देखते हैं कि मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं,
तो आज भी जो है वो खालिस्तान की आवाज़ उठती है। क्या अमेरिका में, कनाडा में, चूंकि आप सिक्स ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या खालिस्तानी तत्व, खालिस्तानी समर्थक वहाँ मौजूद हैं अभी भी? देखो, वहाँ 20-25 लोग हैं जो उधर उन्होंने राष्ट्रीय शरण ली हुई है और वो हिंदुस्तान नहीं आ सकते, लेकिन वो अमेरिका के शरण ले ली, अमेरिका और कनाडा में शरण ले ली उन्होंने, शरण ले ली राजनीतिक है शरण, और पॉलिटिकल शरण ले शेल्टर। ली है। और उनके कुछ रिश्तेदार हैं वो सफ़र भी किए हैं जो 84 के जेनोसाइड हुआ है, और वो इसी वजह से वो लोग जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन हमने प्रयास किया है कि वो टेबल पे आएँ, क्या चाहते हैं, और मोदी साहब ने भी हमें कहा था इन लोगों को टेबल पे लाओ ताकि हम इनकी मांगे जो है वो पूरी करें, इनका आना जाना जो है वो बना रहे। लेकिन वो 20 लोग मानते नहीं हैं। उनका काम है हिंदुस्तान में गड़बड़ फैलाना, पंजाब में 2020 का मुद्दा उठाना। तो अमेरिका के जो सिख हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते? नहीं सपोर्ट करते हैं, पूरे सिख नहीं सपोर्ट करते, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा लेते हैं जिससे लोगों की भावना से खेलते हैं और पैसे इकट्ठे करके और प्रचार करते हैं। वो भारत विरोधी गतिविधियां वहाँ कनाडा में चलते चला अभी रहे हैं। रिपब्लिक डे पे उन्होंने सिर्फ 17 लोग थे, उन्होंने एम्बेसी 17 के लोग, 17 लोग थे, 17, यस 17 उन्होंने वहाँ झंडा जो है वो साड़ दिया रिपब्लिक डे में। पर उसके अपोजिट जो है हमारे 100-200 आदमी थे जो सिक्स अमेरिका से थे और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने विरोध किया उनको। लेकिन बात यह है अमेरिका में हिंदुस्तान की एम्बेसी को जो है वो थोड़ा कोशिश करनी चाहिए और इस संबंधी जो है सरकार को कहना चाहिए। अमेरिका में जो सिखों की भूमिका है, मैं देखता हूँ कि अभी एक ज़्यादा मसला ये हुआ कि एक अमेरिकन थे जिनको पगड़ी उतारने को कहा गया है, सिख थे, उनको अमेरिका में कहा गया कि पगड़ी उतारो, उन्होंने पगड़ी नहीं उतारी एयरपोर्ट पे और वो 27 साल तक लड़ते रहे। अब उनसे बताते हैं अमेरिका गवर्नमेंट ने, अमेरिकी शासन ने उनसे माफ़ी मांगी है। एक्चुअली बात यह है, सिख आइडेंटिटी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग आज भी हमें जो है सलामा लेके हमें मुसलमान समझते हैं, लेकिन ये प्रचार जो है सिक्स अमेरिका कर रहा है। और 4 जुलाई को हम एक परेड निकालते हैं जिसमें सिर्फ फ्लोट में 300 लोग पगड़ीदारी होते हैं और ये मैसेज देते हैं कि सिख जड़े है वो वक्री कौम है, इनकी आइडेंटिटी अलग है, क्योंकि सिख मुसलमान नहीं है, मुसलमानों से अलग है। सिख मुसलमानों से अलग है। अमेरिका शायद मुसलमानों से डरा हुआ, अमेरिका में मुसलमानों से बहुत सख्ती से पूछताछ होती है। बिल्कुल पूछताछ होती है और हम सिखों को जो सिक्योरिटी वाले या TSL है वो कभी ऐसे हमने ये मुसलमान है इसलिए वो पगड़ी चेक करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सिख जो हैं वो अमेरिका की सेना में भी शामिल हो गए। बहुत सारे तो नहीं है, कोई 10 लोग जो है इराक में गए थे जो सैनिक, उसमें एक पगड़ीदारी हाँ। सैनिक भी शामिल था जो इराक लड़ने गया अमेरिका की तरफ से। नहीं, धीरे धीरे कोशिश हो रही है, जैसे आर्मी में हमारे 50 आदमी है आर्मी में, ऐसे पुलिस में है। लेकिन बात यह है हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है वो कोई प्रयास नहीं कर रही जो सिख आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। कैसा प्रयास करें हिंदुस्तान सर, वो क्या करना चाहिए? बात ऐसे है कि जैसे हमारी SGPC है, हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, ये उधर लिटरेचर बांटे कि सिख क्या है, सिख की पहचान। तो आप भी बांट सकते हैं। नहीं, हम तो करते हैं जितना कर सकते हैं। ये तो सिख ऑफ अमेरिका भी कर सकता है। सिख अमेरिका कर देता है, लेकिन ये है फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है। सिख अमेरिका डोनेशन नहीं लेता। अमेरिका के तो जो सिख्स हैं तो संपन्न हैं, वो तो भारत में बहुत पैसा भेजते हैं, भारत के गांवों में बहुत पैसा भेजते हैं। जो भारत से लोग अमेरिका में गए सरदार लोग, वो तो बहुत पैसे वाले हैं वहाँ पर। बात यह है जितनी देर हम अमेरिकनों को सिखों के गुरुद्वारे में लाने में कामयाब नहीं होते और उनके एरिए में हम जाकर लिटरेचर नहीं बांटते जहाँ हम अपनी आइडेंटिटी, उतनी देर कामयाब नहीं होते। और हमने पिछले 5 साल से ये परेड शुरू की है जहाँ हमारे सिख लोग हैं शामिल होते हैं फ्लोट के साथ, उसके साथ मिलियन लोग जो है देखते। लेकिन अभी भी जो रेड इंडियन उधर जो है जो कट्टर अमेरिकन है, उनमें उनके मन में थोड़ा है कि ये वक्री कौम जो है ये अमेरिका में आके अमेरिका में मुसलमानों से नफरत क्यों है? अमेरिका वाले मुसलमानों से चिढ़ते क्यों, उनसे डरते क्यों हैं? बात यह है जो 9/11 हुआ है उसमें मेजॉरिटी जो थी वो मुसलमानों की थी
और सबसे बड़ा बड़ा वो कारनामा हुआ है टेररिज्म का। लादेन ने जो किया, लादेन ते नहीं अकेले ने किया, ओसामा बिन लादेन की पूरी टीम ने किया, पूरी जिसमें टीम उन्होंने ने किया। वर्ल्ड उस वर्ल्ड टीम की सेंटर पर वजह हमला से किया। इनका नेम जो है मुसलमानों को काफ़ी ख़राब हुआ। उसकी वजह से हमारे सिख भी जो है ना वो इस षड्यंत्र में आ गए हैं, क्योंकि उनकी लेकिन सिख वहाँ पे अमेरिका में मैं जानता हूँ कुछ सिख सीनेटर्स बन रहे हैं, सीनियर हाउस में पहुँच रहे हैं, जुडिशरी में आपके सिख आ गए हैं, सॉलिसिटर जनरल बन रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के वकील बन रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल बन रहे हैं। तो वहाँ अमेरिका जो ट्रंप के पहले वाला जो प्रशासन था ओबामा में, उसमें तो काफ़ी सिखों का दबदबा था, और ट्रंप के प्रशासन में भी सिखों का दबदबा है। निक्की हेली जो है लड़की, सिखों की लड़की है, हाँ यूएन की एम्बेसडर वो रही है, यूएन की एम्बेसडर रही है, और वो गवर्नर रही है वो एक स्टेट की। ऐसे सिख जो है धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक जो है स्ट्रेंथन करने के लिए सिखों का अमेरिका में बहुत ज़्यादा रोल है। इनके बड़े बड़े बिजनेसेस है और हर फील्ड में ये कामयाब हो रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो ओवरनाइट मिलियनर बन लेते हैं, वो थोड़ा नेम एंड फेम कराते हैं, जिसमें ये भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते हैं, इनकी वजह से जो है हमारा नाम खराब होता है, जिस कारण हम और अच्छा कौन नहीं कर अमेरिका में कौन 5-7 नाम मुझे बताएं जो खालिस्तानी है, जो अमेरिका में रहते हैं और जो वहाँ खालिस्तान को मूवमेंट चला रहे हैं? उसमें तो एक तो गुरपतवंत पन्नू है, उधर वकील है, अवतार सिंह है पन्नू वो है, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है सिखों की, और उसका प्रचार ये करते हैं। और बातों में तो ये बहुत कुछ कहते हैं, जेनोसाइड जो है उसमें हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इनके बंगले देखो, इनकी यहाँ गाड़ियाँ देखो, तो आप हैरान रहोगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम के पैसा जो है वो हड़प कर रहे हैं। और मतलब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ खालिस्तानी समर्थक कनाडा में और अमेरिका में एक खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं, और अब उनका भारत में पूरी तरह से पंजाब में उनकी कोई जड़ें नहीं बची हैं, पंजाब में उनका कोई स्थान नहीं बचा है। पंजाबियों का जो पंजाब है वो उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग जिनका आप नाम बता रहे हैं सब कर रहे हैं। या उन्होंने सिख फॉर जस्टिस नाम रखा हुआ है, सिखों को जस्टिस दिलाएं, सिखों को जो प्रॉब्लम है उनको हल करें, लेकिन ये उन चीज़ों को हल करने की बजाय ये अपनी रोटियां सर 1983 में हमारे यहाँ भी जेनोसाइड हुआ, सिखों का नरसंहार हुआ। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जिस तरह से सिखों के कत्लेआम हुआ, और अकेले 3-4 हज़ार लोग तो अकेले दिल्ली में मारे गए, अब उनको सज़ा मिलना शुरू हुई है। सज्जन कुमार अंदर गए हैं, कैसा लगता है अब आपको? देखो ये बहुत अच्छा लगा है, 37 ईयर के बाद जो है ये कोई सज़ा देने का मोदी जी ने प्रयास किया, और सिक्स ऑफ अमेरिका जितनी बार भी मोदी साहब उधर गए हैं, इनके सामने हमने मेमोरेंडम रखा और इनसे प्रॉमिस लिया, और इन्होंने हमें कहा था मैं 5 साल के अंदर अंदर सिट बना के सज़ा दिलाऊंगा, और ये सज़ा सज्जन कुमार को मिलने के वजह से जो है कोई रास्ता खुल गया और बाकी लोगों को भी सज़ा मिल। 10 साल तो आपके भी सिख प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। बात ये है ना, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के रहे थे और कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये काम किया था, और इसीलिए जो है मनमोहन सिंह जो है खुद फैसला नहीं ले पाते थे, और जो सोनिया गांधी कहती थी वही कर पाते। सिर्फ एक काम उन्होंने किया है कि उन्होंने माफ़ी जो है 84 की वो मांगी, भी ये कांग्रेस की गलती थी। लेकिन ये माफ़ी एक सरदार ने मांगी, एक सरदार ने मांगी ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, लेकिन वो जो चाहते तो ये स्पेशल कोटे बना के ये सजा। बूटा सिंह इस देश के गृह मंत्री रहे, जेल सिंह इस देश के राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह 10 साल तक, फिर भी न्याय क्यों नहीं मिला? बात ये है ना, कांग्रेस के ये करिंदे थे जिन्होंने ये सारा काम किया था, और कांग्रेस के बड़े बड़े अहदे पे रहे थे, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, ये इनको सपोर्ट करते रहे। इसलिए अब मैं ये कहूँगा बहुत जल्दी जो है टाइटलर को भी ऐसे ही सलाखों के पीछे किया जाएगा जैसे सज्जन कुमार को किया। आपको कभी दुख तो इस बात का होता होगा कि जब देश का विभाजन हुआ तो मुसलमानों ने आपके साथ ये अन्याय किया, मारकाट की, बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की, बदतमीजियाँ की,
बच्चों को मारा, और 83-84 में जिस वतन के लिए सिख सेना में जाके लड़ते हैं, जान देते हैं, सीमा पर खड़े होते हैं, 83-84 में उन्हीं सिखों के साथ हिंदुओं ने ये बदसलूकी की, तो कहीं ना कहीं दुख तो होता होगा। नहीं, दुख तो होता, लेकिन हम ये दोष जो है सरकार को देते हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट को देते हैं। और कांग्रेस ने बड़ा तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से जो है सिखों के साथ बदसलूकी की है, और उसकी सज़ा जो है ये नहीं देगा तो अकाल पुरख देगा, मिलनी तो है ही है। अकाल पुरख यानी ऊपर वाला बाबा देगा, बाबा देगा, हाँ। बाबा बैठा है गुरु नानक। हाँ, हम तो ये विश्वास हमारा दृढ़ रहा, ये नहीं देंगे तो वो सज़ा देंगे, सज़ा तो मिलनी है। तो आप खुद देखोगे कि ये लोग जो है इनकी मृत्यु देखिए, कैसे आज आप अमेरिका में रहते हैं, लेकिन आप बहुत भारत में पढ़ते होंगे। कभी आमिर खान कहते हैं कि मुझे भारत से डर, भारत में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसमें डर लगता है। कभी नसरुद्दीन शाह, बहुत बड़े एक्टर हैं, आपने नाम सुना होगा उनकी फिल्म में, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों की रहने की स्थिति नहीं है भारत में, मुझे डर लगता है मेरे बच्चों के लिए कि कोई भीड़ उनको घेर के मार ना दे। मुझे बताइए कि सिखों के साथ इतना अत्याचार हुआ 83-84 में, 3000 से ज़्यादा सिख अकेले दिल्ली में मारे गए, इंदौर में भी 30-35 सिखों का कत्लेआम हुआ, पूरे देश में सिखों की संपत्तियां जला दी गई, अरबों रुपए की संपत्तियां फूंक दी गई, लेकिन कभी किसी सरदार ने नहीं कहा कि मुझे इस भारत में डर लगता है। बात ऐसे है कि सरदार जो है ना वो खुल दिले हैं और गुरु से डरते हैं। वो चाहते हैं आज कोई नुकसान वो भारत से प्यार करते इसलिए ऐसा नहीं कहते। बिल्कुल प्यार करते हैं भारत से, और भारत का टूटेगा क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोगों को जड़ी टेक केयर होती है। और सिख जो है आपको पता ही है, देश आज़ाद कराने में 95% कुर्बानियाँ इनकी थी। जलियांवाला बाग अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण सरदार उधम सिंह हैं। बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ ये खुद बदला लेने की ताकत रखते हैं, इसलिए इनको कोई डर नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सरकार जो है इनको गले लगा के रखे, इनकी मांगे पूरी करे। जैसे करतारपुर कॉरिडोर इन्होंने खोला है, इससे जो है शांति का माहौल बनेगा, दोनों तरफ के अवाम जो है आपस में मिलेंगे, और मैं ये चाहूँगा कि वर्ल्ड पावर दोनों कंट्री बन सकते हैं, ये दोनों तरफ की दीवारें गिर जाए जैसे जर्मनी की गिरी। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आप इंदौर किस मकसद से आए हैं? एक्चुअली मेरे दोस्त तो नहीं है, मेरे स्टूडेंट थे सुखदेव सिंह जी घुम्मन, और ये मेरे 37 साल बाद मैं इनको मिला हूँ, और ये मेरे बहुत अच्छे अजीज़ स्टूडेंट थे। और मेरे को जब भी फ़ोन करते थे, जब आप स्पोर्ट्स टीचर थे तब ये खेलते होंगे? ये खेलते थे, हॉकी खेलते थे और फुटबॉल खेलते थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे। और सारे विद्यार्थी तो अच्छे विद्यार्थी मेरे ये थे, और इनके निमंत्रण पे मैं आया हूँ, और इंदौर देखकर मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। हमारे शहर की सफाई ने आपको प्रभावित किया है? बिल्कुल प्रभावित किया। मैं ये सुना था कि इंदौर बहुत साफ सिटी है, जब मैं घूमा तो मैंने देखा कि हर एक सड़क इतनी साफ़ सुथरी है, कहीं कोई कूड़ा करकट नहीं है, कोई कागज़ नहीं गिरा हुआ। ये देख के मैं हैरान हुआ कि इंदौर से लोगों को उदाहरण लेनी चाहिए और एग्जांपल लेनी चाहिए। और इंदौर जो है ये हिंदुस्तान का एक माइलस्टोन है, मील पत्थर है। तो दूसरी शहर भी जो है ऐसे सुंदर बन जाए तो हिंदुस्तान जो है बेस्ट कंट्री जो है सफाई में हो सकता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र गिल, इंदौर की तारीफ़ करने के लिए, इंदौर को ये कहने के लिए कि इंदौर से सीखना चाहिए। हम सारे इंदौरवासी आपके शुक्रगुजार हैं। और डॉक्टर गिल ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम बहुत मोहब्बत से रहना चाहती है, मिलना चाहती है, एक दूसरे के साथ आना चाहती है। गड़बड़ियाँ इसलिए हैं कि वहाँ ISI नहीं चाहती है, पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ उनका मेल मिलाप हो, इसलिए सब इस तरह की गड़बड़ियाँ होती है। कश्मीर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि पाकिस्तान की नीयत और ख़ासकर ISI की नीयत साफ़ नहीं है। आवाम तो चाहता है। और गिल साहब ने यह भी कहा कि जो सिख नरसंहार के दोषी हैं उन्हें या तो इस अदालत में सज़ा मिलेगी, और या नहीं मिली तो ऊपर की अदालत में ज़रूर सज़ा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गिल हमारे साथ बात करने के लिए। हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।